हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। सभी को राम राम। आज हम जो शुरू करेंगे उस सेशन का नाम है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के तहत हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को हमारे संविधान के द्वारा कौन कौन सी शक्तियाँ प्रोवाइड की गई हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में सबसे पहले क्या समझेंगे। हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को जो आपातकालीन यानी इमरजेंसी पावर जो दी गई है, इमरजेंसी पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई है, वे कितने प्रकार की हैं और कौन कौन सी हैं और संविधान में कहाँ कहाँ लिखी गई है। सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रपति को तीन प्रकार की, कितने प्रकार की सर? तीन प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली है। तीन प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल जो है पावर्स मिली है। कौन कौन सी? पहली बात सर, आपको दी गई है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल पहली शक्ति। दूसरी पावर्स क्या है सर? संवैधानिक तंत्र की विफलता। और जो तीसरी शक्ति है वो है आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। तो इस प्रकार तीन पावर्स दी गई है हमारे प्रेसिडेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पर इनका वर्णन है। तो देखिए, जो हमारे राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियाँ प्रोवाइड की गई हैं वो है आपके आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्या दिया गया है सर? संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है, या इसे ही हम और क्या कह देंगे सर? इसे ही हम कह देंगे आपका, इसे ही और क्या कह देते हैं सर? इसे कह देते हैं हम राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और जो तीसरी शक्ति है वो है वित्तीय आपातकाल। क्या है सर? वित्तीय आपातकाल। संविधान में कहाँ उल्लेख है? तो इसका अनुच्छेद या आर्टिकल, अनुच्छेद कौन सा है सर? आपका 360 के अंतर्गत आपका ये दिया गया है। ठीक है, अभी तक केवल और केवल दो प्रकार की इमरजेंसी हमारे देश में लगी है। एक राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर और दूसरा संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर। ठीक है, सैकड़ों बार लगी है संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर और 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 का यूज किया गया है। कब कब किया गया है, कैसे कैसे किया गया है और किस प्रधानमंत्री के काल में किया गया है, उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आगे की बात देखिए, हमने देखा कि तीन प्रकार की यानी 3 पार्ट में राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपातकाल 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब हम इसमें देखते हैं सर, सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल को जब हम देखेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत हम कितने डायमेंशंस कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, पहली बात क्या है सर? आधार। आधार। आधार का मतलब है कि किन आधारों पर राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। ठीक है, और इसी आधार के अंतर्गत हम ये भी देख लेंगे कि जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल किसके सहमति पर करता है या किसके परामर्श पर करता है। ठीक है, ओके। और दूसरी बात हम क्या देखेंगे सर इसमें देखेंगे हम कि किन किन आधारों पर लगाया जाता है। ये सब देखने के पश्चात हम देखेंगे संसद पर प्रभाव। संसद पर प्रभाव। इसके बाद हम क्या देखेंगे सर? इसके बाद हम देखेंगे आपका तीसरा, इसका यानी संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण।
संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है। और इसके बाद जो चौथी चीज देखेंगे वो देखेंगे हम सर आपका क्या जी, मूल अधिकारों पर प्रभाव, जिसके अंतर्गत दो आर्टिकल हमें पढ़ने हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अंततः, ठीक है, हम क्या देखेंगे सर, एक तो हम देखेंगे आपका क्या सर, संघीय व्यवस्था या संघीय शासन पर प्रभाव, ठीक है। और देखेंगे सर इसकी समाप्ति के आधार, ठीक है, समाप्ति के आधार। इतने पॉइंट्स के अंतर्गत हम राष्ट्रपति के जो है, राष्ट्रपति की इस पावर्स के बारे में जानेंगे, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जो है हम जानेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमने कितना देखा, हमने देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आधार क्या होता है लगाने का, आधार क्या होता है, यानी किन किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये पॉइंट्स याद रखिएगा, हम इसी क्रम में पढ़ेंगे, पहले हम ये देखेंगे, फिर उसके बाद में प्रभाव देखेंगे, और उसके बाद में संसद का कार्यपालिका पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि सर संसद का कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण करेगा, यानी संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण करेंगे, कैसे इफेक्टिव हो जाएगी। इसके बाद में देखेंगे कि हम मूल अधिकारों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे संघीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव, और अंत में इसकी समाप्ति किस प्रकार होगी, ठीक है। इतने पॉइंट्स के अंतर्गत हम इस पावर्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। या हम पावर्स की इस रूप को, किसे, राष्ट्रीय आपातकाल को, नेशनल इमरजेंसी को कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले आधार। देखिए यदि मैं इसके आधार की बात करूं, यदि मैं राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के आधार की बात करूं, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, देखिए सर आधार के अंतर्गत, ठीक है, यानी किन किन आधारों पर लगाया जाएगा, तो इसे लगाने के 3 अधिक आधार होंगे, ठीक है। इसे लगाने के 3 आधार होंगे। अब सर आप कहेंगे कि कौन कौन से 3 आधार होंगे, तो देखिए इसे लगाने के 3 आधार कौन कौन से होंगे। सबसे पहला आधार, इसे लगाने का सबसे पहला अधिक आधार होगा आपका क्या सर, युद्ध, युद्ध, ठीक है। दूसरा आधार होगा आपका बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। और तीसरा जो आधार होगा सर आपका, वो होगा सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। ये आधार हो गए जिन आधारों पर क्या लगाया जाएगा, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है सर। चलिए अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इन तीनों शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है, यानी युद्ध क्या होता है, ठीक है। अब आप एक बात और कहेंगे कि सर ये जो युद्ध दे रखा है और ये आपका बाह्य आक्रमण है, दोनों का अर्थ लगभग एक सा ही होता है, फिर अलग अलग लिखने की क्या आवश्यकता थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए यहां पर जो युद्ध है, युद्ध का अर्थ क्या है, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं सामान्य अर्थों में युद्ध का क्या अर्थ है। तो युद्ध का अर्थ अगर हम सामान्यतः सिंपल वर्डों में लगाएं तो युद्ध का मतलब है दो पक्षों के मध्य होने वाला सैनिक संघर्ष, दो पक्षों के मध्य होने वाला सैनिक संघर्ष क्या कहलाएगा सर, युद्ध कहलाएगा। अब आप कहेंगे सर बाह्य आक्रमण क्या होता है फिर, ठीक है। अगर ये क्या है सर, दो पक्षों के मध्य होने वाला हिंसक सैनिक संघर्ष, ठीक है। अगर ये युद्ध है तो ये बाह्य आक्रमण क्या है। देखिए आप एक बात देखिएगा, जब युद्ध होगा तो एक बात क्लियर नहीं होगी कि युद्ध किस ओर से हुआ है, यानी यहां पर यह क्लैरिटी नहीं होती कि युद्ध किधर से हुआ है, ठीक है, ये चीज नजर नहीं आती,
ठीक है, युद्ध हो सकता है, मान लिया दो पक्ष हैं, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है। अब जरूरी नहीं है कि इंडिया हमला करे, हमला पाकिस्तान भी कर सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर कहने का आशय है कि कोई भी पक्ष हमला कर सकता है, यानी आरंभ किसी भी ओर से हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, बाह्य आक्रमण का मतलब है कि यदि युद्ध हुआ तो हमला बाहरी होगा, यानी बाहरली ओर से, यानी कोई विदेशी पावर्स, ठीक है, कोई विदेशी सत्ता ही हमला करेगी। यानी हमारा देश, हम किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहे, बल्कि हमला कहाँ से हुआ है, हमला दूसरी ओर से हुआ है। बाह्य आक्रमण का मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए तीसरा वर्ड है आपका सशस्त्र विद्रोह। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर आपका हथियार बंद विद्रोह, ठीक है, हथियार बंद रिवोल्ट या हथियार बंद विद्रोह, ठीक है, हथियार बंद विद्रोह, ठीक है। अब हथियार बंद विद्रोह का मतलब, अब ये भाई ये क्या हुआ, ठीक है, और विद्रोह ये कौन करेगा, ठीक है, हथियार बंद विद्रोह ये कौन कर सकते हैं, भाई साहब ये कोई भी कर सकता है, ठीक है। यानी ये हमारे देश में जो नक्सलवादी ग्रुप है वो भी कर सकता है, नक्सलवादी कर सकते हैं, माओवादी कर सकते हैं, या हमारे देश की सेना ही कर सकती है। विद्रोह का मतलब क्या होता है, देखिए विद्रोह का मतलब होता है कि सरकार को या सरकार का तख्ता पलट करने का प्रयास, या सरकार के विरुद्ध किया गया प्रयास, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी कर सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसे माओवादी कर सकते हैं या नक्सलवादी कर सकते हैं, इसे हम अपनी सेना भी कर सकते हैं, जिस प्रकार पाकिस्तान में होता रहता है, ठीक है, ठीक है। तो हमने इनका अर्थ जान लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं सर एक बात यहाँ जो ध्यान देने योग्य है, ठीक है, ठीक है। अब यदि देखिए जो सशस्त्र विद्रोह है, इसे ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, फिर कहाँ से आया, तो इसे 1978 में, ठीक है, मोरारजी देसाई की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, ठीक है, और 1978 में संविधान में 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 में संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया, और आंतरिक अशांति के स्थान पर इसे जोड़ा गया, ठीक है। यानी यह बात यहां पर क्लियर होगी कि इससे पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर कौन सा शब्द था, तो सर आंतरिक अशांति था। आंतरिक अशांति को हटाया गया और सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, क्यों आंतरिक अशांति को हटाया गया, इसे अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं सर कि ये तीन परिभाषा देखने के पश्चात हम देखेंगे अगर आपातकाल, अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी यदि इन दो आधारों पर लगाई गई, तो इसे कहेंगे हम कौन सा आपातकाल सर, इसे कहेंगे हम सर आपका बाह्य आपातकाल, यदि इमरजेंसी इन दो आधारों पर लगाई गई। और यदि इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी तीसरे आधार पर लगाई गई, तो इसे क्या कहेंगे सर, इसे कहेंगे हम आपका आंतरिक आपातकाल, ठीक है, आंतरिक आपातकाल। इसे बाह्य आपातकाल कहेंगे, एक्सटर्नल इमरजेंसी, और दूसरे को क्या कहेंगे सर, इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है, दूसरे को क्या कहेंगे सर, इंटरनल इमरजेंसी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं सर, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका आधार। अब इसी में ही एक चीज और देखेंगे, क्या, अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर क्या ये जो आपातकाल लगाया जाएगा, ये संपूर्ण देश में, यानी कि हमारे पूरे देश में एक साथ लगाया जाएगा, या इसे हम टुकड़ों में भी लगा सकते हैं, यानी जो इफेक्टिव जोन है केवल वहीं पर लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा, ठीक है, कि राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आपातकाल को देश के किसी एक भाग या संपूर्ण देश में, ठीक है, संपूर्ण देश में एक साथ लगाया जा सकता है और एक साथ या टुकड़ों में वापस लिया जा सकता है। ठीक है, एक साथ या टुकड़ों में, या टुकड़ों में, ठीक है, एक साथ या टुकड़ों में लगाया जा सकता है, यानी टुकड़े टुकड़े में करके देश के सभी भागों में भी लगाया जा सकता है, या एक साथ भी पूरे देश में लगाया जा सकता है, और एक साथ इसे हटाया भी जा सकता है पूरे देश में, या टुकड़ों टुकड़ों में भी वापस लिया जा सकता है। ठीक है, ये बात होगी। यानी अब हमने दो चीज क्लियर कर ली, कौन कौन से आधार होंगे और किस प्रकार इसे लगाया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार इसे लगाया जाएगा। अब इसी में एक चीज और देखते हैं सर कि इसे लगाएगा कौन। ठीक है, कौन लगाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक बात करी कि भाई ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, प्रेसिडेंट की पावर है, तो कौन लगाएगा, राष्ट्रपति घोषणा करेगा। ठीक है, यानी घोषणा कौन करता है, घोषणा करेगा कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, परंतु ठीक है, कैसे करेगा घोषणा, परंतु ठीक है, कैसे करेगा घोषणा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो आर्टिकल 74(1) के अकॉर्डिंग करता है, यानी मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करता है। ठीक है, मंत्री परिषद या ठीक है प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करते हैं। तो यहां पर राष्ट्रपति घोषणा कैसे करेगा, तो यहां पर मंत्री परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है, और क्या है सर, तो यहां पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति इस प्रकार की घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कैसे करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करेगा। ठीक है, संपूर्ण मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ऐसा जो है राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या सर ये मूल संविधान में था, तो नहीं सर, ये मूल संविधान में नहीं था। और इसे कब ऐड किया गया, तो इसे 44वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, कब 1978 में ऐड किया गया था। अब ध्यान रखिएगा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की बात कहीं भी नहीं कही गई है, केवल और केवल कहाँ कही गई है, तो यहाँ पर कही गई है राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कही गई है। ठीक है, यानी जब भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा तो उससे पहले संपूर्ण तब करेगा जब संपूर्ण मंत्रिमंडल उसे लिखित में ऐसा परामर्श देगा। क्योंकि हमने पढ़ा था आर्टिकल 74(1) के तहत हमने देखा था कि जो मंत्री परिषद सलाह देती है राष्ट्रपति को, ठीक है, तो उसमें यह बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया कि वो दी गई सलाह लिखित होगी अथवा नहीं, लेकिन यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि लिखित परामर्श होगा। भाई साहब कैसा होगा सर, लिखित। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर होगी सर। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है सर, चलिए अच्छा एक बात और देख लेते हैं कि जो ये घोषणा की जाएगी, राष्ट्रपति ये जो घोषणा करेगा, घोषणा में देखते हैं राष्ट्रपति ये जो घोषणा करेगा तो कब करेगा, युद्ध होने के पश्चात करेगा, युद्ध होने के पश्चात करेगा या आक्रमण होने के पश्चात करेगा, तो इसका उत्तर होगा
ये घोषणा आशंका के आधार पर भी की जा सकती है। राष्ट्रपति ये घोषणा आशंका के आधार पर भी कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है या यदि मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री को लगता है कि युद्ध होने की आशंका है, युद्ध होने की आशंका है, या बाह्य आक्रमण होने की आशंका है, या आंतरिक अशांति जिसे हटा दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है, उसकी आशंका है, तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है। यानी अर्थात क्या होगा सर, आशंका के आधार पर भी इसकी घोषणा की जा सकती है, इसकी घोषणा की जा सकती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, ये हो गया भाई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी हमने पहला चीज देख ली आधार। आधार में हमने देखा, क्या देखा? ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, हम आधार में हमने क्या देखा कि 3 आधार है, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, और तीसरा क्या है सर आपका, सशस्त्र विद्रोह है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया था। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के कितने आधार देखे हमने सर? 3 आधार। ठीक है, बात क्लियर होगी। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद देखा कि भाई इसे टुकड़ों टुकड़ों में भी लगाया जा सकता है और एक साथ भी लगाया जा सकता है, ये भी देख लिया। इसके बाद हमने देखा कि इसे आशंका के आधार पर भी लगाया जा सकता है और युद्ध होने के पश्चात भी लगाया जा सकता है। ठीक है, और क्या देखा हमने देखा कि यदि आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण पर के आधार पर लगाया गया, ठीक है, तो उसे बाह्य आपातकाल कहेंगे। और यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगा, ठीक है, तो उसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। ये चीज देख ली। अब हम सेकंड टॉपिक देखेंगे जो हमने बताया था, आधार के बाद में संसद पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यानी संसद पर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। ठीक है, चलिए संसद पर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। संसद पर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। ठीक है, संसद पर राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, देखिए आप जानते हैं संसद के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करता है, और 2 अंग, यानी एक लोकसभा हो जाएगा और दूसरा राज्यसभा। इन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज देखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए संसद पर इफेक्ट, यानी इस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाएगा तो लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रपति एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। परंतु यहां पर भी क्या दे दी? शर्त, कंडीशन क्या है? कंडीशन दे दी, शर्त क्या है सर? संसद इसके लिए नियम बनाएगी। ठीक है, कंडीशन क्या दे दी कि भाई एक लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रपति एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन संसद इसके लिए नियम बनाएगी। ये बात कहाँ कही गई? ये बात कही गई आर्टिकल 83 के अंतर्गत। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 83 में ये बात कह दी गई कि लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रपति एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, परंतु शर्त क्या दे दी कि संसद इसके लिए कानून बनाएगी। ठीक है भाई, अच्छा, तो क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है कभी? तो इसका उत्तर होगा हाँ, हुआ है। कब? देखते हैं अभी। देखिए,
हमारे देश में तीन बार आपातकाल लगाया गया अभी तक। कितनी बार? 3 बार हमारे देश में आपातकाल लगाया गया। कब कब लगाया गया? ठीक है, तो देखिए, ठीक है, कब कब लगाया गया आपका आपातकाल हमारे देश में? 3 बार लगाया गया। एक तो लगाया गया आपका 1962 में, 1962 में लगाया गया, और ये चला आपका 1968 तक। ठीक है, 1962 में लगा और 1968 तक का ये चला। ठीक है, कब चला? तो इस दौरान क्या हुआ था? तो इस दौरान भारत और चीन, ठीक है, भारत और चीन के मध्य युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो जब पहला आपातकाल लगा 1962 में, 1962 में जब पहला आपातकाल लगा जो कि 1968 तक चला, ठीक है, तो क्या उस दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया? तो उत्तर होगा नहीं, उस दौरान नहीं बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ी, चुनाव हो गए। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकलता है कि यदि परिस्थिति ऐसी है कि चुनाव किए जा सकते हैं, चुनाव कराए जा सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ये कहता है कि हाँ चुनाव कराए जा सकते हैं, तो आपातकाल लगाने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चुनाव आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसका दूसरा देखते हैं। देखिए सर, जो दूसरा आपातकाल लगा, पहला यहाँ लग गया, जो दूसरा आपातकाल लगा वो लगा आपका 1971 में। ठीक है, 1971 में लगा, और कब से कब तक चला? तो 1977 तक चला। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ था सर? क्यों लगाया गया था? तो इस दौरान भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, और प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, दूसरा, इसके बाद जो तीसरा आपातकाल लगा, ठीक है, अभी तक ये 3 ही आपातकाल लगे हैं। ठीक है, जो तीसरा आपातकाल लगा, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा, ठीक है, वो कब लगा? तो वो लगा आपका 25 जून 1975 में, और कब तक चला? 1977 तक। ठीक है, ये जो तीसरा आपातकाल लगा, ये लगा आपका आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरा आपातकाल लगाया गया। अब क्वेश्चन उठता है, क्या इन 2 फेज के दौरान, ठीक है, इन 2 फेज के दौरान क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया? एक बात, एक क्वेश्चन तो ये उठता है। दूसरी बात, यहाँ पर क्वेश्चन एक और उठता है कि भाई साहब, पहला जो आपातकाल लगा वो 1962 से 68 लगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा 1971 से लेकर 1977 तक चला, और तीसरा 1975 से लेकर 1977 तक चला। यानी कि जब 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कराई, तो उस समय एक आपातकाल पहले से ही मौजूद था, फिर दूसरा लगा दिया गया। इसका मतलब क्या है? क्या दोहरा आपातकाल लगाया जा सकता है? क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में है? क्या दोहरा आपातकाल लगाया जा सकता है? क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जोड़ा गया, संविधान में 38वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में, और 1975 में संविधान संशोधन किया गया 38वां, और उसके माध्यम से ऐड किया गया और कहा गया कि अब दोहरा आपातकाल लगाया जा सकता है। अब आप पूछेंगे, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई थी भाई जो दो आपातकाल लगाने पड़ गए? ऐसी क्या परिस्थिति बन गई थी जो दो आपातकाल लगाने पड़ गए? तो देखिए, 1971 में जब आपातकाल लगा तो उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। उसी समय लोकसभा के चुनाव हुए थे। ठीक है, जो कि 1975 में लगभग पूरे होने वाले थे, यानी अगला लोकसभा चुनाव होने वाला था। ठीक है, 1975 में तो कार्यकाल पूरा होने वाला था। अब इस बीच में क्या होता है? इस बीच में गुजरात में हॉस्टल के मैस को लेकर, हॉस्टल के मैस में खाने को लेकर जो है उसके रेट बढ़ा दिए। ठीक है, हॉस्टल के मैस में रेट बढ़ा दिए गए। ठीक है, उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे वे थे चिम्मन भाई पटेल।
चिम्मन भाई पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो हॉस्टल के, मेस के खाने के जो रेट बढ़ाए गए, उसे लेकर छात्रों ने हंगामा कर दिया, हंगामा कर दिया, ठीक है। और उस हंगामे ने एक बड़ा रूप ले लिया, ठीक है। नारे लगने लगे, चिम्मन चोर, नारे लगने लगे, खूब नारे लगे। इस दौरान ये आंदोलन इतना बढ़ा कि ये चला गया बिहार तक, गुजरात से बिहार तक फैल गया, यानी ये एक बड़ा आंदोलन, इसने बड़ा रूप ले लिया। जब ये बिहार पहुंचा तो वहाँ के कुछ नेता, ठीक है, जो आज के हैं, जैसे लालू है, नीतीश है, ये उस दौरान के ही हैं, वहीं पर ही साइंस कॉलेज और आर्ट्स कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, तो उसी दौरान जब ये बिहार में पहुंचा तो एक राष्ट्रवादी कह सकते हैं हम, ठीक है, स्वतंत्रता के दौरान के ही, ठीक है, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो ये भी उस आंदोलन में कूद पड़े। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जब ये इसमें कूद पड़े तो इन्होंने कहा कि हमें संपूर्ण क्रांति चाहिए। अब जनता ने कहा कि बाबा ऐसा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। होती क्या है संपूर्ण क्रांति? बाबा कहने लगे कि नीचे से यानी ग्रास रूट लेवल से शासन की स्टार्टिंग। कहने लगा ऐसा हो सकता है, हाँ। प्रत्येक तरह की आज़ादी, कहने लगे ऐसा हो सकता है, हाँ। अच्छा, तो ये आंदोलन क्या जो है व्यापक रूप से बढ़ने लगा। जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू को जो थे दोस्त थे, अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छी मित्रता थी, और इंदिरा गांधी उन्हें बाबा कहकर पुकारती थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने उन्हें कहा भी कि भाई, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्हें रोका कि बाबा ये क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन जयप्रकाश नारायण साहब नहीं माने, धीरे धीरे विद्रोह बढ़ता चला गया। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, आपातकाल तो लगा हुआ था, इंदिरा गांधी ने क्या किया, जितने भी उस दौरान के जितने भी बड़े नेता थे सबको जेल के पीछे, जितने भी बड़े नेता थे, ठीक है, जितने भी बड़े नेता थे उस दौरान के, सब कहाँ चले गए, तो जेल के पीछे। प्रेस की जो स्वतंत्रता थी वह भी छीन ली गई। अभी देखेंगे मूल अधिकारों में क्यों छीनी गई, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई। चलो कोई बात नहीं सर। अच्छा, अब क्या होता है, इंदिरा गांधी के जो है 5 वर्ष शासनकाल के भी पूरे होने वाले थे, लेकिन क्या हो रहा था कि उसी बीच ठीक है, बड़े बड़े नेता जेल में, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई। प्रेस की स्वतंत्रता यानी प्रेस की बिजली कट कर दी गई, उसके बाद सप्लाई नहीं गई, ठीक है, तो क्या करेगी, ठीक है। अच्छा, एक बात, दो बात, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, जब आर्टिकल 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी छीन ली गई, लेकिन फिर भी अन्य आधारों पर जो लोग थे वे क्या करते रहे, वे न्यायपालिका में जाते रहे। अब इंदिरा गांधी परेशान। इंदिरा गांधी बोली कि इंदिरा गांधी ने कहा अपने जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कहा, भारत के जो न्यायवादी है, जो भारत सरकार का वकील होता है, उससे कहा कि अटॉर्नी साहब आप एक बात बताइए कि क्या इन्हें रोका जा सकता है, क्या ऐसा कोई प्रोविजंस है, संविधान में देखकर बताइए जल्दी, क्या ऐसा कोई प्रोविजंस है। अटॉर्नी जनरल कहने लगा कि जी मैडम जरूर रोका जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि बताइए, कहने लगा तो अटॉर्नी जनरल कहने लगा कि यदि इन्हें रोकना है तो हमें दूसरे आधार पर यानी तीसरे आधार पर, आंतरिक अशांति, ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर भी हमें आपातकाल लगाना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी कहने लगी लगा दो। अब अटॉर्नी जनरल कहना नहीं मैडम ये क्या हो जाएगा, एकदम से देश में काली रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, एकदम तानाशाही शासन हो जाएगा एकदम, और ये सही नहीं। और ऐसा संविधान में जो है प्रोविजंस भी नहीं किया गया है। अब इंदिरा गांधी कहने लगी तुम्हारा काम कितना है, तुम्हें क्या सौंपा गया है, तुम अपनी ड्यूटी करो, हमें ज्यादा ना बताओ, जितना देर से पूछा गया उतना बता, जितना आपसे पूछा गया उतना बताओ। ये बात किसने कही, ये बात कही इंदिरा गांधी ने। अब अटॉर्नी जनरल जी मैडम, तो मैडम इसके लिए ना हमें आंतरिक अशांति के आधार पर भी जो है आपातकाल लगाना पड़ेगा, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं है, संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है। कहने संविधान में, अच्छा संविधान चुटकियों में दोस्तों, चुटकियों में 38वां संविधान संशोधन किया, और 38वां संविधान संशोधन 1975 में किया, और उसके बाद प्रोविजंस कर दिया कि एक साथ 2 आपातकाल लगाए जा सकते हैं, और आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून
25 जून 1975 में आपातकाल लगा दिया, 25 जून 1975 में आपातकाल लगा दिया। ठीक है, तो ये आपातकाल तब लगा। ठीक है, अब जब दो आपातकाल लग गए और इसी आपातकाल के लगने के बाद, ठीक है, यानी दोहरा आपातकाल, उसके बाद में 38वें संविधान 1975 के बाद में प्रोविजंस किया गया कि दोहरा आपातकाल लगाया जा सकता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि दोहरा आपातकाल की जो घोषणा है वो कब से की गई, तो 25 जून 1970 में जो है आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया और 1975 में ही 38वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से क्या किया गया, दोहरा आपातकाल की जो है प्रोविजंस किए गए। ठीक है, कि आप दोहरा आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब हम देख रहे थे कि भाई जो लोकसभा का कार्यकाल है एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो हम इसे प्रैक्टिकली देख रहे थे कब बढ़ाया गया। ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ नहीं बढ़ाया गया और यहाँ पर बढ़ाया गया। जब 1975 हुआ तो उस समय चुनाव होने थे, तो चुनाव को इंदिरा गांधी ने मना कर दी। ठीक है, विवाद चल रहा था, चुनाव नहीं हुए। उस समय क्या हुआ, उस समय लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए, उस दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 1976 तक। 1976 में फिर से लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया फिर से, यानी 2 बार। ठीक है, 1977 में जब तीसरी बार कोशिश की गई लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ाने की, तो इसी बीच चुनाव हो गए और इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और किसकी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है। और जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संविधान में 44वां संविधान संशोधन कराया और सबसे पहले इस जो आंतरिक अशांति के आधार पर जो ये लगाया गया था, ठीक है, जो इस प्रकार की कोई स्थिति भी उत्पन्न नहीं थी, इस प्रकार की कोई स्थिति भी उत्पन्न नहीं थी, फिर भी ये लगाया गया था। तो सबसे पहले मोरारजी देसाई ने क्या किया, इसे खत्म किया, इसे समाप्त किया और इसके स्थान पर क्या जोड़ा, सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द को जोड़ा। बात क्लियर होगी। ठीक है, और यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या किया, एक बार तो 75 में लगाया और 75 से लेकर 76 तक चला और फिर 76 में लगाया गया और 76 से लेकर 77 तक चला, यानी 2 बार आपातकाल लगा। अब आप कहेंगे कि क्या लगाया जा सकता है, तो हाँ, कितनी भी बार आपातकाल की घोषणा कितनी भी बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, कितनी भी बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि हर बार संसद इसके लिए कानून बनाएगी और ऐसा कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने बाद तक भी लागू रहेगा। ठीक है, लेकिन 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा, 6 महीने तक लागू रहेगा और 6 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर होगी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो ये थे लोकसभा पर क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सर हम। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 पॉइंट हो गए सर, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा। ठीक है, तीसरा पॉइंट था आपका संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण, जस्ट वेट, संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण। ठीक है भाई साहब, संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण। ठीक है, देखते हैं, यानी संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण करती है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। देखिए, हमने एक चीज देखी कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति की आपातकाल की घोषणा के 30 दिन के भीतर 30 दिन के भीतर राष्ट्रपति जैसे ही आपातकाल की घोषणा करेगा, उसके 30 दिन के भीतर यह है, ठीक है, किसके द्वारा, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित
होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यानी राष्ट्रपति जैसे ही आपातकाल की घोषणा करेगा तो आपातकाल की घोषणा के 30 दिन के भीतर भीतर ये संसद के दोनों सदनों का मतलब क्या है सर, दोनों सदनों का मतलब है कि लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, और किस प्रकार, तो विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, यानी 2/3 मेजोरिटी से। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है भाई, राष्ट्रपति कार्यपालिका का सदस्य है, देखा था आपने। ठीक है, और ये दोनों क्या है, विधायिका के अंग है, राष्ट्रपति भी अंग है। ठीक है, और ठीक है, हमने क्या देखा कि भाई साहब जो आपका इसने कहा कि जैसे ही आपातकाल की घोषणा हुई तो 30 दिन के भीतर दोनों सदनों से अनुमोदित होना चाहिए। अब यहाँ पर सर एक क्वेश्चन उठता है, क्या उठता है, क्वेश्चन उठता है कि यदि आपातकाल की घोषणा के 30 दिन के भीतर, जैसे आपातकाल की घोषणा करी मंत्रिमंडल के परामर्श से, जैसे राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा करी, तो उसके 30 दिन के भीतर यदि लोकसभा विघटित हो जाए फिर क्या होगा सर। ठीक है, यानी क्या है सर, अगला है, यदि 30 दिन के भीतर ही लोकसभा विघटित हो जाए तब क्या होगा, ठीक है, यदि 30 दिन के भीतर ही लोकसभा विघटित हो जाए फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन भी बड़ा है। अब यदि देखें, इस समय हमारे पास दो विकल्प थे, यानी हमारे संविधान निर्माताओं के पास इस समय दो विकल्प थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला विकल्प क्या था, देखिए पहला विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प था कि 6 माह तक वेट करें, 6 माह तक वेट करें, क्योंकि आपको पता है, या हम देखेंगे संसद में कि संसद की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 6 माह के अंतर्गत क्या हो जाएगा, अगली लोकसभा की बैठक हो जाएगी 6 माह के अंदर, यानी 6 माह बाद, ठीक है, लोकसभा की क्या हो जाएगी, आपकी अगली बैठक हो जाएगी। तो तब तक का वेट किया जा सकता था, यानी तब तक का बिना अनुमोदन के क्या होगा, तब तक का बिना अनुमोदन के राष्ट्रीय आपातकाल चलता रहेगा ऐसे, तो ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, ठीक है, एक बात तो ये हमने देख ली, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है सर, हमारे पास राज्यसभा जो कि स्थायी सदन है वो तो हमारे पास है, राज्यसभा तो है। तो आप क्या कीजिए कि राज्यसभा के 2/3 सदस्यों द्वारा, यानी विशेष बहुमत से राज्यसभा द्वारा इसे पहले क्या करा दिया जाए, अनुमोदित करा दिया जाए, पहले राज्यसभा द्वारा अनुमोदित करा दिया जाए, और जब 6 महीने बाद लोकसभा आए, जब 6 महीने बाद लोकसभा आए, ठीक है, तब लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर इसे अनुमोदित करा दिया जाए, ठीक है, और ये दूसरा ऑप्शन चुना गया। यानी अगर विघटित हो जाए तब क्या होगा, तो तब राज्यसभा द्वारा, ठीक है, विशेष बहुमत से इसे पारित कराया जाए, और जब, ठीक है, और जब 6 माह पश्चात लोकसभा की प्रथम बैठक हो, तीस दिन की अवधि के भीतर ठीक है, लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिन की जो है अवधि के भीतर इसे लोकसभा के द्वारा भी पारित कराया जाए, ठीक है, अनुमोदित करा दिया जाए, ठीक है, लोकसभा की जो है 30 दिन के भीतर इसे भी क्या है, अनुमोदित कराया जाए, ठीक है, तब राष्ट्रीय आपातकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। और आगे से जितनी भी बार बढ़ाना है, मान ले 6 महीने चला, 6 महीने 30 दिन तो पहले,
ठीक है, जब घोषणा की गई, जिनके अंदर अनुमोदित करना था, और 5 महीने अलग से। ठीक है, अब अगर इसे और भी आगे बढ़ाना तो दोबारा फिर इसी प्रकार का अनुमोदन कराना होगा। ठीक है, और इसे कितना भी बढ़ाया जा सकता है। बात क्लियर होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली बात। ये था आपका संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण। ठीक है, अब देखते हैं हम सर मूल अधिकारों पर प्रभाव, जो कि महत्वपूर्ण है और परीक्षा के नजरिए से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्या देखेंगे सर अब हम देखेंगे आपका मूल अधिकारों पर प्रभाव। यानी फंडामेंटल राइट्स पर प्रभाव। देखिए, इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल्स दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 क्या कहता है, पहले इसे देखते हैं और फिर देखते हैं हम आर्टिकल 359 क्या कहता है। ठीक है, दोनों को देखने के बाद देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम आर्टिकल 358 में क्या कहा गया। आर्टिकल 358 कहता है, ठीक है, कि यदि आपातकाल प्रथम दो आधारों यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया तो आर्टिकल 19 के मूल अधिकार क्या हो जाएंगे सर, सस्पेंड हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, कब, यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया। ठीक है, ठीक है भाई, हमने देखा था जब 1971 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो उस समय यही वाला जो मूल अधिकार था वो सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 59 क्या कह रहा, आर्टिकल 359 क्या कह रहा, आर्टिकल 359 कहता है कि यदि आपातकाल तीसरे आधार पर भी लगाया जाता है तो आर्टिकल 19 जो सस्पेंड हो गया था, अब यहां पर सस्पेंड की बात नहीं की गई, यहां पर क्या कहा गया, यहां पर कहा गया है यहां पर कि जितने भी मूल अधिकार हैं उन्हें न्यायालय में क्रियान्वित होने से रोक दिया जाएगा। यानी लगाए जाते हैं तो फंडामेंटल राइट के ठीक है, सॉरी, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को रोक दिया जाएगा। ठीक है, रोक दिया जाएगा। अब बात आती है किन मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को, तो जिनकी घोषणा राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति किसके आधार पर करेगा, आर्टिकल 71, जिनकी घोषणा राष्ट्रपति करेगा। बात क्लियर होगी सर, जिनकी घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। बात क्लियर। अच्छा, एक बात और, ये बात तो क्लियर होगी। ठीक है, यहां पर एक अपवाद भी है सर। ठीक है, यहां पर क्या है सर, एक अपवाद भी है। देखते हैं सर अपवाद क्या है। अपवाद, ठीक है, यहां पर जो अपवाद है वो क्या है। अपवाद में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि
आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, को छोड़कर, ठीक है, यानी इन अधिकारों को छोड़कर बाकी को सस्पेंड किया जा सकता है या उनके क्रियान्वयन को रोका जा सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अपवाद है और ये अलग से कहा गया है। बात क्लियर होगी सर, है ना। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है, हमने मूल अधिकारों पर इफेक्ट देख लिया। अब हम देखेंगे इसकी समाप्ति, ठीक है, समाप्त कैसे करा जाएगा। चलिए, अरे रे अरे ये क्या हुआ कोई नहीं जाना, अरे रे चलिए भाई, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें हम क्या देखेंगे, समाप्ति। क्यों? क्योंकि देखिए आपको, यदि आपने महाभारत देखा हो, ठीक है, तो महाभारत में क्या होता है, ब्रह्मास्त्र जब एक और अर्जुन होता है, एक और अश्वत्थामा, ठीक है, जब अश्वत्थामा और आपका अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, ठीक है, तो वेद व्यास आते हैं और वेद व्यास दोनों को रोकते हैं, ठीक है, दोनों को रोकते हैं, ठीक है, अश्वत्थामा के भी और आपके अर्जुन के भी ब्रह्मास्त्र को रोकते हैं। और अर्जुन से कहते हैं कि क्या करो अर्जुन, तुम अपना ब्रह्मास्त्र क्या ले लो, वापस ले लो, ठीक है, तो अर्जुन तो वापस ले लेता है। और जब अश्वत्थामा से वेद व्यास कहते हैं कि अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो, तो अश्वत्थामा कहता है कि मेरे से जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता है, यानी चलाना तो आता है, लेकिन उसे रोकना नहीं आता, ठीक है, रोकना नहीं आता, यानी रोकना भी जरूरी है, ठीक है, यानी हमने राष्ट्रीय आपातकाल लगाना तो सीख लिया, लेकिन उसकी समाप्ति कैसे होगी ये भी तो आवश्यक है, ठीक है, ये भी तो आवश्यक है। चलिए देखिए समाप्ति देखते हैं। समाप्ति के देखिए, समाप्ति की कई प्रकार से समाप्ति की जा सकती है। पहला प्रकार क्या हो सकता है सर समाप्ति का, ठीक है, राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात सर, दूसरी बात, यदि संसद के सदनों द्वारा इसका अनुमोदन न हो, यदि संसद के सदनों द्वारा इसका अनुमोदन न हो, दो बात क्लियर होगी सर। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात, ठीक है, तीसरा आधार क्या है, इसे देख, जो तीसरा आधार है, इसे संविधान संशोधन कौन सा संविधान संशोधन, इससे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है, क्या था, क्या जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेना है, तो यहाँ पर क्या किया गया, मोरारजी देसाई ने, ठीक है, यहाँ पर मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, संशोधन करवाया और कहा कि यदि लोकसभा, यहाँ पर लोकसभा को क्या है, विशेष पावर दे दी गई और कहा गया कि यदि लोकसभा के 1/10 या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य
ठीक है, 1/10 सदस्य, इसका मतलब क्या है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है 543, 543, और 543 का 1/10 कितना हो जाएगा, लगभग 55, ठीक है। यदि 55 सदस्य मिलकर क्या करें, यदि 55 सदस्य मिलकर राष्ट्रपति या लोकसभा स्पीकर के समक्ष ऐसा अनुमोदन करे, ठीक है। यानी यदि राष्ट्रपति के समक्ष या लोकसभा, देखिए अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो राष्ट्रपति के समक्ष, अदरवाइज स्पीकर के समक्ष, ठीक है। यदि स्पीकर नहीं है तो फिर तो राष्ट्रपति है ही, ठीक है। यदि ऐसा अनुमोदन करे, ठीक है, कितने सदस्य है, तो 1/10 सदस्य है, ठीक है, तो भी राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था राष्ट्रपति की पहली शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की पहली शक्ति यानी राष्ट्रीय आपातकाल। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा, और यदि समझ आया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करके जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और अगले सेशन में जो मिलेंगे हम, तो संवैधानिक तंत्र की विफलता और आपका राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल, ठीक है, इन दोनों को यानी आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 को बिल्कुल डिटेल के तहत साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए राम राम, ठीक है। इससे आगे की वीडियो जल्द ही अपलोड होगा, तब तक के लिए राम राम, ठीक है, धन्यवाद।